तो ठीक है, चलो छात्र एवं छात्राओं, अब आ जाते हैं मुद्दे पे, है ना। अब बात करेंगे हम लोग किस पे, अब बात करना है फेजर डायग्राम ऑफ क्रिटिकल ट्रांसफार्मर एट लोडेड कंडीशन, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग नो लोड का फेजर डायग्राम देख चुके हैं, बस थोड़ा सा ही उसके आगे की बातें हैं। उम्मीद है आप सारे बच्चे क्लास की बातों को दिमाग में रखते हुए और यहाँ की बात को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए, लोड की कंडीशन का मतलब, अब हम ट्रांसफार्मर से क्या कनेक्ट कर दे रहे हैं, लोड कनेक्ट कर दे रहे हैं। अब ट्रांसफार्मर से जब लोड कनेक्ट कर देंगे तो आप देखेंगे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होने लगेगी I2। पूरा डिटेल हम लोग जान चुके हैं कि I2 जैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो होगी, कैसे हमारा I1 डैश एक काउंटर बैलेंसिंग करंट आता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें डिटेल में नहीं। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए मेरी बात ध्यान, हमें सभी का फेजर डायग्राम देखो, इसमें किन किन चीजों का अभी तक फेजर डायग्राम हमने बनाया था। V1 का बनाया था, E1 का बनाया था, I0 का बनाया था, फाइव का बनाया था, E2 का बनाया था, V2 का बनाया था। बस नई चीज क्या आ रही है, तो यह लोड के कंडीशन में नई चीज कौन सी आ रही है, जरा सोचो। नई चीज आ रही है बेटा आपकी, ये करंट सेकेंडरी करंट I2 आ रही है, और यहाँ पास एक प्राइमरी वाइंडिंग में एडिशनल करंट I1 डैश आ रही है। यही दो करंट तो नई चीज आई, बाकी तो चीजें आपको पता ही है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, हम लोग पढ़ चुके थे बेटा। अगर आपसे कोई कहे कि प्राइमरी वाइंडिंग में करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो आप प्राइमरी वाइंडिंग में करंट कितना बताते हो सारे बच्चे, I1 बताते हो। I1 जरा देखो है क्या, ये I1 डैश प्लस I0, इन्हीं को अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, I1, है ना। अब ध्यान ये रखना है कि हम दो चीजों को नॉर्मल सम कब करते हैं और कब वेक्टर सम करते हैं। नॉर्मल सम तब जब हम करेंगे जब दोनों सेम फेज में होते हैं, लेकिन क्या I1 डैश और I0 का फेजर सेम डायरेक्शन में है, ये पहले चेक करेंगे। नहीं है तो कौन सा सम करेंगे, वेक्टर सम, ठीक है। तो चलो इस चीज को अब सुनिएगा ध्यान से। पहला I1 क्या होगा, I1 डैश में I0 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा I1। I0 तो पता था कैसे बनाते हैं, I1 डैश अभी सीखेंगे। एक और चीज जाने से पहले एक और बात ध्यान रखना बेटा, जो I1 डैश होगी करंट, वह K टाइम I2 होगी। यानी कि I2 में अगर आप K का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको I1 डैश का मैग्नीट्यूड पता चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज कि I1 डैश की डायरेक्शन किधर होगी, तो देखो बच्चों, I2 I2 की डायरेक्शन जो होगी I2 की, उसी की विपरीत दिशा में I1 डैश, लेकिन उसके बराबर नहीं होगी, K टाइम्स I2 होगी, ठीक। चलो, तो हम आ, बनाते हैं एक एक करके। लोड तीन कंडीशन लेते हैं कि लोड प्योर रेजिस्टिव है, फिर इंडक्टिव है और कैपेसिटिव है, तीनों केस का डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको वो करूं, रहे भी आपके पास, पहले केस लेता हूं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट लेता हूं, कौन सा केस है, जब हमारा लोड रेजिस्टिव है, व्हेन व्हेन लोड इज रेजिस्टिव। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप अपने बुक में एक और फेजर डायग्राम देखते होंगे, ट्रांसफॉर्मर बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं उसमें है, वो भी बहुत ईजी। बट अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो आप इसको देखो, इससे ये भी आपका सफिशियंट नॉलेज देगा, ठीक है। हाँ, आपको अगर ये है कि सर वो कैसे आया, तो वो मैं आपको बता दूंगा, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, व्हेन लोडेड, लोड इज रेजिस्टिव। लोड बेटा देखो, ये जो लोड है ये रेजिस्टिव है, हमने अभी क्या बताया था, अगर लोड रेजिस्टिव है तो लोड के क्रॉस वोल्टेज V2 और लोड में जाने वाली करंट I2 सेम फेज में होगी, तो ये हाँ। चलो अब फेजर डायग्राम देखो बेटा, पहले तो एक ऐसा कोऑर्डिनेट चतुर्थांश जैसा बना लीजिए। अब एक एक चीज, इससे पहले बेटा सारी चीज आप बना चुके हैं, जैसे देखो बना दे रहा हूँ जल्दी से। इधर क्या था, बोलो सारे बच्चे, पाइम। नीचे क्या था भैया, P2। यही क्या था, और क्या था यहाँ, P1। P1 के अपोजिट क्या था, उसी के बराबर P1, ठीक है। फिर ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीजें हैं, I0 का मतलब I0 बनाया था ना, देखो बेटा यहाँ आया था I म्यू, है ना, और इसी में हम क्या ऐड कर दिए थे, IW, क्योंकि IW हमें ये मिली थी IW, तो IW उठा के यहाँ के, ये हमें क्या मिला था, I0। कौन सा वेक्टर मिला था, I0 वेक्टर। अब बात यहाँ से स्टार्ट होता है, ये तो हमें कर चुके थे। अब यहाँ से बेटा आपको बस करना क्या है, करना ये कि I2 देखो कहाँ होगा, उसी के उल्टा अपोजिट
I1 डैश होगा, I1 डैश मिल जाएगा, तो I0 में I1 डैश जोड़ दोगे तो I1 मिल जाएगा। 3 स्टेप हैं, I2 निकालना, फिर I1 डैश को पता करना, फिर I1 डैश को I0 से जोड़ना, यही 3 काम है। तो देखो प्योर रेजिस्टिव है ना, प्योर रेजिस्टिव में क्या हमने पढ़ा है, प्योर रेजिस्टिव में बेटा लोड के क्रॉस जो वोल्टेज V2 होगा और लोड में जो करंट जा रही कौन, I2, सेम डायरेक्शन में होगा। तो जरा देखो V2 की डायरेक्शन यही है ना, V2 की डायरेक्शन यही है, इसी डायरेक्शन में आपकी कौन सी करंट होगी, याद रहेगा, इसी डायरेक्शन में आपकी कौन सी करंट होगी, I2। ठीक, चलो, तो I2 को अब देखो, I2 तो मिल गया, इसके बाद I1 डैश किधर होगा, तो I1 डैश मैंने बताया था बेटा जस्ट I2 के अपोजिट होगा। मान लो बेटा ये है करंट, ये ब्लू वाली देख रहे हो, इसी के जस्ट अपोजिट हम ये कह लेते हैं कि ये है हमारा I1 डैश। और I1 डैश का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसमें K का मल्टीप्लाई कर दोगे तो I1 डैश का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। अभी फेजर डायग्राम मैग्नीट्यूड से नहीं मतलब रखना है। अब देखो यहाँ पास, ये देखिए जरा, ये देखो बच्चा, I1 कैसे मिलेगा, I1 डैश में I0 जोड़ो, यहाँ देखो I1 डैश ये है नीला वाला, ये हरा वाला I0 है, तो दो वेक्टर को जोड़ोगे तो परिणामी वेक्टर कहाँ जाएगा, इनके कहीं बीच से कहीं होके जाएगा। ये बेटा जो परिणामी वेक्टर ये मिला नीला वाला, ये क्या मिला आपको, I1, I1 मिला। ठीक है, अब याद रखना बेटा, वोल्टेज क्या है V1, करंट क्या है I1, ट्रांसफार्मर वोल्टेज क्या दिए हो V1, करंट क्या है, फाइनली करंट क्या है, प्राइमरी साइड I1 है ना, तो प्राइमरी साइड दिया गया वोल्टेज, प्राइमरी साइड में बहने वाली करंट, इनके बीच के एंगल को बोलते हैं बेटा हम phi1। ये बात अब जान गए। अच्छा, जब नो लोड के वक्त सप्लाई क्या दे रहे थे V1 और करंट क्या फ्लो हो रही थी I0, तो इनके बीच का क्या होता था, phi0। अब आपसे कोई कहे बेटा phi2 बताओ क्या होगा, phi2 बेटा सेकेंडरी साइड आ जाओ, सेकेंडरी साइड वोल्टेज और सेकेंडरी साइड करंट, यानी कि V2 I2 के बीच एंगल क्या है, सेम फेज में है तो क्या है, जीरो। बताओ बना लोगे, बोलो सारे बच्चे, बन जाएगा। चलो, अगर बन जाएगा तो अब हम बात करते हैं इंडक्टिव कैपेसिटिव की, बहुत आसान है। देखो कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ पता था। I2 यहाँ गया तो I1 डैश इसके जस्ट अपोजिट, अब I1 डैश को I0 से मिल गया तो I1। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम ले लेते हैं कंडीशन केस थर्ड, सेकेंड है ना, कौन सा है भैया, व्हेन व्हेन लोड इज इंडक्टिव नेचर या इंडक्टिव। ठीक है, इंडक्टिव नेचर का लोड है। तो हमने क्या पढ़ा था, जरा सारे बच्चे पीछे आइए। इंडक्टिव अगर कोई लोड है या सर्किट है तो दिए जाने वाला वोल्टेज बहने वाली करंट से लीड करेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, तो फेजर डायग्राम चलो बनाते हैं। सारी चीज वही है, एक पहले चतुर्थांश या कोऑर्डिनेट बना लो। ठीक, सारी चीजें वैसी फिर से बना लो, याद आ रहा, इधर क्या था, पाइम, नीचे क्या था भैया, E2, यही क्या था V2, फिर क्या है E1, E1 के जस्ट अपोजिट क्या था V1, है ना, ये एकदम बेटा ये एक ही लाइन में है, ये समझ रहे हो ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, ये एकदम ऐसे परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज, इधर क्या था भैया, आई म्यू, और इधर क्या था आई डब्ल्यू। जब आई म्यू आई डब्ल्यू को जोड़ रहे थे तो क्या मिला था, I0। यहाँ तक तो हम लोग बहुत अच्छे से जान गए। अब देखो सारे बच्चे, फिर से एक बात वही आती है कि हमें मेहनत किस पे करनी है, हमें मेहनत करनी है I2 पे, कि I2 देखो किधर है, प्योर मतलब इंडक्टिव, प्योर नहीं इंडक्टिव लोड है बेटा। इंडक्टिव लोड में देखो क्या है, वोल्टेज लीड करता, करंट लैग करती है। अब वोल्टेज देखो क्या है, लोड को क्रॉस वोल्टेज क्या है V2, लोड में बहने वाली करंट क्या है I2, यानी कि V2 I2 से लीड करेगा। तो V2 ये है बेटा, V2 को लीड करना, I2 को लैग करना, तो I2 पीछे जाएगी, तो हाँ जाएगी पीछे। ठीक, इनके बीच का एंगल ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है phi2। अब बात करते हैं सर I1 डैश किधर होगा, तो मैंने क्या बताया था, जिस दिशा में I2 है उसके विपरीत दिशा में कौन होगा, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन होगा, I1 डैश। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें चाहिए कौन सी करंट, फाइनली I1 चाहिए, तो I1 कैसे मिलेगी, I1 डैश और I0 का कौन सा एडिशन करो, वेक्टर, क्योंकि दोनों की दिशा अलग अलग है, वेक्टर सम करोगे बेटा तो अब आपको फाइनली कौन सी करंट मिल जाएगी,
अब आपको फाइनली करंट मिल जाएगी, कौन सी, ये करंट मिल जाएगी बेटा आपको, फाइनली ये करंट मिली I1। अब पूरे ट्रांसफार्मर को देखो बेटा, पूरे ट्रांसफार्मर वोल्टेज क्या दिया जा रहा, V1। ट्रांसफार्मर में धारा क्या बह रही है भाई, दोनों को ऐड करोगे तो धारा क्या बन रही है, I1। तो ट्रांसफार्मर को दिया गया वोल्टेज और बहने वाली करंट के बीच का ये एंगल क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा φ1। और V I0 के बीच का एंगल बताया था क्या कहलाता है, φ0। हो गया फिर डायग्राम। अब याद रखना बेटा, बस इसी का जस्ट अपोजिट है कैपेसिटिव सर्किट का। जैसे V2 से I2 उधर चला गया ना, लैग कर गया ना इंडक्टिव सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट में V2 से I2 लीड कर जाएगा, I2 इधर आ जाएगा। अब दिमाग में चल रहा क्या होगा, I2 इधर आ जाएगा तो I1 डैश इधर चला जाएगा। चलो बना ही लेते हैं, नहीं तो कहोगे सर जी आप तो जो यही करते हैं। जल्दी जल्दी चलो, केस थर्ड, आखिरी केस थर्ड क्या है, व्हेन लोड इज कैपेसिटिव ना, व्हेन लोड इज कैपेसिटिव। अब बेटा लोड को कैपेसिटिव बना दिया, ठीक है, तो चलो फेजर डायग्राम जितना पता है वो तो पहले बना लिया जाए। बना लो बच्चा, जो जो चीज पता थी चलो जल्दी कर लिया जाए। इधर क्या था, पाइम, नीचे क्या होता है भैया आपका E2, यही क्या होता है बच्चों V2। इधर क्या होता है E1, E1 के जस्ट अपोजिट क्या होता है V1। ठीक है, ठीक है बच्चा। अच्छा फिर वाली चीज आई म्यू इधर होता है, आई डब्ल्यू इधर होता है। आई म्यू में आई डब्ल्यू जब ऐड कर देते हैं हमें कौन सी करंट मिल जाती है, आई नॉट करंट, आई नॉट करंट, है ना। चलो अब देखो बेटा कैपेसिटिव लोड है, तो कैपेसिटिव लोड में ध्यान रखना, लोड में के क्रॉस वोल्टेज क्या है बताओ, V2 है। लोड में बहने वाली करंट क्या है, I2। I2 कैपेसिटिव लोड है तो I2 लीड करेगी, लीड करेगी तो ये बेटा इधर आ जाएगी, I2 इधर आ जाएगी, ये हो जाएगा बेटा φ2। बताओ अब I2 के अपोजिट ले जाओ, I2 के अपोजिट ले जाओगे तो ये करंट कौन सी मिलेगी बताओ सभी लोग, I1 डैश होती है, I1 डैश होती है। अब सुनना बेटा, थोड़ा सा ऊपर मिटा दें हम। अब देखो I0 और I1 डैश को जब ऐड करेंगे तो फाइनली हमें ये करंट मिलेगी, वो करंट क्या कहलाती है, I1 करंट कहलाती है। बन गया फेजर डायग्राम। अब V1 I1 के बीच का एंगल, ये एंगल मान लो φ1, V1 I0 के बीच का एंगल φ0, बाकी सब चीज तो पता है। तो समझ गए ना, बहुत आसान सी कहानी है। रजिस्टिव लोड है तो V2 नीचे ही रहता है, I2 इसी के साथ हो जाएगा। इंडक्टिव लोड है, V2 नीचे है तो I2 इधर हो जाएगा। कैपेसिटिव लोड है तो V2 नीचे है तो I2 इधर हो जाएगा। अब I2 के ही अपोजिट I1 डैश होगा, देखो हर में I1 डैश I2 के अपोजिट होगा। अब I1 डैश में जहां पास बेटा I0 है, I1 डैश में I0 जोड़ दो, I1 मिल जाएगा। हो गया फेजर डायग्राम ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है चलो, तो ऐसे ही जो चीज क्लास में होगी और जहां पास बच्चे कंफ्यूज होंगे आप लोग को ऐसे ही ऑनलाइन माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आप इसको कभी भी पढ़ सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।